सो स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे, ये हमारा दूसरा लेक्चर है डीएनए के ऊपर। तो हम डीएनए को डिटेल स्ट्रक्चर में थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन जो है आपके आ सकते हैं। डीएनए का रेप्लिकेशन यानी पुनरावर्तन क्या होता है? पुनरावर्तन, क्या जरूरत है पुनरावर्तन की? डीएनए क्या है? एक अनुवांशिक पदार्थ है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इसको जाना है, ठीक है। तो अगर ये एक ही पीढ़ी में ख़त्म हो गया तो फिर आगे कैसे ले जाएंगे? आगे तो जाना पड़ेगा ना। तो अगर एक पीढ़ी ने दूसरी पीढ़ी को नहीं दिया और ख़ुद के पास ही रह गया तो क्या होगा? आगे नहीं जा पाएगा। कैरेक्टर जो है माता पिता से बालक में नहीं जा पाएंगे, आगे भी नहीं जा पाएंगे। तो उसके लिए क्या होता है? पुनरावर्तन होना जरूरी है। यानी एक चीज़ है तो उसका कॉपी कर लो। जैसे हमारे पास कुछ चीज़ होती है, मार्कशीट होती है, तो हम क्या कर लेते हैं? फोटो कॉपी करके रखते हैं। हर जगह मार्कशीट थोड़ी ना ओरिजिनल लेके चले जाएंगे या उन्हीं को दे के आ जाएंगे, नहीं करते ना। तो हम क्या करते हैं? उसकी फ़ोटो कॉपी दे के आते हैं। उसी का यहाँ पर डीएनए की क्या की जाती है? एग्जैक्ट कॉपी। हम तो क्या करते हैं? ब्लैक एंड वाइट जेरोक्स निकाल के आते हैं। लेकिन क्योंकि वो क्या है कि गवर्नमेंट का है, ठीक है, वो हमारे पास हम उसका कलर मतलब जो है वापस से वैसा वैसा सेम तो कर नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे क्या है? बिल्कुल सेम एग्जैक्टली वैसा वैसा ही देना है, ऐसा एग्जैक्टली ही बनाना है, ठीक है। उसका पार्ट ही आगे जाना है संतति में। अगर हम डीएनए के रेप्लिकेशन की बात करें तो यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर इसका पुनरावर्तन रेप्लिकेशन नहीं होगा तो वो आगे नहीं जा पाएगा। तो क्या होता है? कोशिका विभाजन के समय, जब कोशिका विभाजन होता है, आपने पढ़ा होगा कि कोशिका जब विभाजित होती है तब क्या किया जाता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का पुनरावर्तन होता है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में डीएनए का रेप्लिकेशन पुनरावर्तन होता है, तो आप कहेंगे कि एस नाम की फेज, सिंथेसिस, ठीक है, फेज में एस अवस्था में क्या होता है? डीएनए का पुनरावर्तन हो जाता है, ठीक है। सिंपल सी बात है। चलिए, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए, इसके बाद आगे बात करते हैं। तो डीएनए का अणु का इसके में क्या लिखा है कि कोशिका विभाजन के समय डीएनए का अणु स्वयं का द्विगुणन करता है, जिससे कि डीएनए के एक अणु से दो अणु बन जाते हैं, और जो विभाजन के दौरान दो संतति कोशिकाओं में बराबर मात्रा में पहुंच जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं पुनरावर्तन के दौरान दोनों श्रृंखलाएं अलग अलग हो जाती हैं और दोनों टेम्पलेट का कार्य करती है। जब क्या होता है? पुनरावर्तन होता है, जब यानी डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो उस समय क्या होता है? दोनों जो हमने स्टैंड एसी पढ़ी थी कि ये जो स्टैंड एसी थी वो क्या हो जाएगी? वो आगे चल करके दोनों अलग अलग हो जाएगी। ये स्टैंड अलग, ये स्टैंड अलग, दोनों स्टैंड अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। सामान्य जैसा मान सकते हैं कि अलग अलग, पूर्णतः अलग नहीं होती हैं, ठीक है। ये पार्ट अलग हो, ये रहेगा, और ये पार्ट अलग हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक अगर बनेगा तो ये पार्ट अलग, और यहाँ से यहाँ तक इस टाइप से बनता है तो ये पार्ट अलग हो जाता है, ठीक है क्या? चलिए, अगर इतनी बात आपको समझ में आती है तो इसके आगे समझते हैं। इसको कहते हैं टेम्पलेट, इनको कहते हैं टेम्पलेट, इसीलिए नाम दिया इसको। स्टैंड को कहते हैं टेम्पलेट। स्टैंड का क्या नाम दिया गया? टेम्पलेट। यह फैसला करती है कि नई लड़ियों पर स्थित होने वाले क्षार कौन से होंगे। बिल्कुल, क्योंकि इसके पास ATGC की श्रृंखला होगी। तो अभी आपको बताया था कि A जो है वो हमेशा किससे जुड़ा है? मिलके बनेगा, आगे बनेगा तो वो T से जुड़ेगा। G जो है वो हमेशा किससे जुड़ेगा? C से जुड़ेगा। उसी प्रकार से आगे की श्रृंखलाएं बनेगी, ठीक है। चलिए, इसके पश्चात दोनों नई संतति डीएनए में पुरानी श्रृंखला तथा नई श्रृंखला होती है। इसे एक अर्ध संरक्षी प्रतिकृतिकरण भी कहते हैं, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। क्या होता है? ये चीज़ हमको बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अर्ध यानी आदि, संरक्षी यानी किसी चीज़ को हम संरक्षण करते हैं ना, बचाव करते हैं। प्रतिकृतिकरण यानी उसका रेप्लिकेशन, उसका प्रतिकृति बनाएंगे। तो यानी आदि वो की वही है और आदि जो है नई बनी है, ऐसा समझ सकते हैं। सेमी कंजर्वेटिव, पूरी की पूरी नहीं बनी है। देखो, चीज़ को समझते हैं। अगर ये पहली स्टैंड है, ठीक है, अगर ये पहली स्टैंड है, अब मैं कलर को यहाँ से थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करता हूँ। अब ये दोनों स्टैंड क्या हो जाएगी? अलग अलग होगी। ये दोनों स्टैंड अलग अलग हुई, एक स्टैंड ऐसी हुई, दूसरी स्टैंड जो है वो ऐसी हुई। बात समझ में आई? अब जो नई स्टैंड बनेगी, उसके लिए मैं आपके लिए कलर चेंज करता हूँ। तो जो नई स्टैंड बनती है वो नई स्टैंड जो है वो इस टाइप से बनेगी। यहाँ पर भी नई स्टैंड इस टाइप से बनेगी, ठीक है। अगर यहाँ पर A था तो सामने वाली स्टैंड में T बनेगा। यहाँ पर G था, C बनेगा, फिर से G था, C लगेगा। आई बात समझें? तो इसमें क्या होगा कि एक प्रतिकृतिकरण हो रहा है, ठीक है। यानी एक तो पुरानी है और एक नई बन रही है। क्या आपको बात समझ में आई? इसी को कहते हैं अर्ध संरक्षी
प्रतिकृतिकरण, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, चलिए अब ऐसा डीएनए का संश्लेषण 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर ही होता है, 5 प्राइम्स टू 3 प्राइम्स ही होता है। हमेशा ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, आप हमेशा ध्यान रखें। तो स्टूडेंट इसके बाद हम बात करते हैं कि हमने पढ़ा कि 5 प्राइम्स टू 3 प्राइम्स यानी 5 डेज टू 3 डेज जो है डीएनए बनता है। अब इसके बाद स्टूडेंट हमको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, कुछ चीज़ ये है, उसका नाम है ओकाजाकी खंड। अब ओकाजाकी खंड क्या होते हैं? जो हमारा डीएनए वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनता है, लेकिन जो 3 प्राइम्स टू 5 प्राइम श्रृंखला पर छोटे छोटे खंडों में बनता है। अब ये 3 प्राइम्स टू 5 प्राइम्स जो श्रृंखला पर जो बन रहा है उस पर जो खंड में बन रहा है यानी छोटे छोटे पार्ट में बनेगा, बाद में उन पार्ट्स को जोड़ दिया जाएगा। इन खंडों को, इनको कहा जाता है ओकाजाकी खंड, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। यानी 2 स्टैंड है, ये एक स्टैंड है, मैं आपको क्लियर करके अच्छे से समझाता हूँ एक बार। ये स्टैंड है आपके पास, दूसरी स्टैंड भी है। ठीक है, एक स्टैंड पर तो डायरेक्ट 5 प्राइम्स टू 3 प्राइम्स सीधे बन रहा है, दूसरी स्टैंड पर बनने में खंड के रूप में बनता है, यहाँ पर कुछ खंडों के रूप में बनता है। अब खंडों के रूप में बनने के कारण से इन खंडों को बाद में जोड़ा जाता है और 5 प्राइम्स टू 3 प्राइम्स किया जाता है। आई बात समझे क्या? इसी चीज़ को हम कहते हैं ओकाजाकी खंड, इन खंड को कहते हैं ओकाजाकी खंड। तो आप इनको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए इसके बाद करते हैं सेंट्रल डोग्मा। क्या होती है सेंट्रल डोग्मा? सेंट्रल डोग्मा का मतलब है डीएनए से डीएनए का बनना, जिसको हमने अभी क्या देखा, क्या कहा, इसको प्रतिलिपि बनना। ठीक है, रेप्लिकेशन। फिर डीएनए से आरएनए का बनना, इसको कहते हैं अनुलेखन। और आरएनए से प्रोटीन का बनना, जिसको कहते हैं अनुवादन। यानी डीएनए से पहले कोई डीएनए बनाएंगे, डीएनए से आरएनए बनाएंगे, और आरएनए से जब हम प्रोटीन बनाते हैं हम इस चीज़ को कहते हैं, इस प्रोसेस को, इस चीज़ को कहा जाता है जिस प्रोसेस को कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। बस इतनी सी बात है। सेंट्रल डोग्मा यानी डीएनए से आरएनए का बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना। ठीक है, चलिए तो डीएनए में निहित सूचना को आरएनए के माध्यम से प्रोटीन में अनुवाद किया जाता है। ठीक है, और परंतु कुछ विषाणु जैसे आरएनए से डीएनए का निर्माण भी कर सकते हैं। यानी कुछ विषाणु में क्या हो जाता है, आरएनए होता है तो वो डीएनए बना लेता है। तो क्या कहेंगे, जब इसको डीएनए से आरएनए बन रहा था तो अनुलेखन कह रहे थे, अब ये उल्टा हो रहा है। यानी उल्टे को क्या कहेंगे, विलोम। तो यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, विलोम अनुलेखन, इसको कहा जाता है विलोम अनुलेखन। ठीक है, तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। ये किस में होता है, कुछ वायरस में, विषाणु में, जिनमें आरएनए मिलेगा। तो परंतु कुछ विषाणु में आरएनए से डीएनए का निर्माण भी कर सकते हैं, जिसे इस प्रकार दिखाया जा सकता है। आरएनए से डीएनए निर्माण को क्या कहते हैं, विलोम अनुलेखन कहा जाता है। तो ये फोटो आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे, ये सेंट्रल डोग्मा है। ठीक, चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन पर चलते हैं और ट्रांसलेशन। 2 प्रोसेस को हम समाप्त करके बिल्कुल इस चैप्टर को, इस टॉपिक को बिल्कुल ख़त्म करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया, डीएनए से सूचना को आरएनए के फॉर्म में ले जाना। तो क्या अंतर है, इसी को क्या कहा जाता है, अनुलेखन कहा जाता है। तो क्या अंतर है, पहले ही बता दिया गया था कि डीएनए में आपको ए मिलेगा, टी मिलेगा, जी मिलेगा, सी मिलेगा, लेकिन आरएनए में आपको टी की जगह क्या मिलेगा, यू मिलेगा। बस इतना ही अंतर है डीएनए आरएनए में। और क्या अंतर है, अंतर तो है, और भी अंतर है। क्या अंतर है, डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंड होता है, 2 आपको बताता, डबल स्टैंड यानी ऐसा होता है, लेकिन आरएनए जो होता है वो सिंगल स्टैंड होता है, एक ही होता है। ठीक है, एक ही तंतु मिलेगा आपको आरएनए का। ठीक है, और आरएनए में आरएनए की शर्करा यानी राइबोस शर्करा मिलेगी आपको। सूचना का डीएनए से आरएनए का प्रवाह को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन कहें। पॉलीपेप्टाइड के संश्लेषण के लिए संपूर्ण सूचना गुणसूत्र पर स्थित जीन में होती है। ठीक है, तो आपको पहले ही बता दिया गया था कि जीन क्या होते हैं, डीएनए का ही पार्ट है, जो कि क्या बनाएगा, संश्लेषण करेगा, आगे अनुलेखन करेगा, और अनुलेखन के बाद ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या करेगा, ट्रांसलेशन करेगा। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं इसके बाद डीएनए से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला तक सूचना के वाहक का कार्य कौन करता है, मैसेंजर आरएनए। अब आरएनए जो होते हैं वो 3 प्रकार के बनते हैं। ठीक है, एक होता है एमआरएनए, एक होता है आरआरएनए, एक होता है टीआरएनए। मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसक्रिप्शनल आरएनए।
तो आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, बस केवल इनको आपको नाम ध्यान रखना है कि ये इतने प्रकार के आरएनए होते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए डीएनए से आरएनए प्रक्रिया को वही अनुलेखन कहते हैं। इस प्रक्रिया में डीएनए से एक लड़ी से पूरक आरएनए बनता है। इस प्रक्रिया को उत्प्रेरित आरएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम जो है वो बनाता है। जैसे डीएनए से डीएनए बनाने वाले एंजाइम का नाम था डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये आप सीधे याद रख सकते हैं डीएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए बनाने वाला क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए बनाने वाला पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आरएनए आपको पूछा जाए कि अनुलेखन में कौन सा एंजाइम जो है बनाता है, क्या बनाता है, आरएनए बनाता है, तो क्या नाम देंगे आप, आरएनए पॉलीमरेज बनाता है। डीएनए बनाएगा तो डीएनए से डीएनए बनाएगा, रेप्लिकेशन में तो कौन बनाएगा, डीएनए पॉलीमरेज बनाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, और 3 प्रकार के होते हैं, एमआरएनए होता है, आरआरएनए होता है, टीआरएनए होता है। ये तीनों प्रोटीन संश्लेषण में भूमिका निभाते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, अनुवादन करना है, ट्रांसलेशन करना है, तो क्या करेंगे, प्रोटीन बनाएंगे। तो ये तीनों का कार्य क्या होता है, प्रोटीन बनाना। ठीक है, तो हमने देखा कि डीएनए की ऐसी लड़ी थी, इस लड़ी से हमने क्या बनाया, आरएनए बनाया। अब इस आरएनए से क्या बनाया जाएगा, प्रोटीन बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, प्रोटीन बनाया जाएगा। चलिए तो प्रोटीन को देख लेते हैं। ये जो आरएनए बना है इसको कहते हैं एमआरएनए। ठीक है, एमआरएनए से ही प्रोटीन बनता है। तो अनुवादन, अनुवादन यानी ट्रांसलेशन, यानी आरएनए से प्रोटीन का बनना। सेंट्रल डोग्मा चल रही है, ठीक है, सेंट्रल डोग्मा चल रही है, डीएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। ठीक है, सो आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन, अनुवादन कहलाता है। सो इस प्रक्रिया में एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। हमेशा ध्यान रखेंगे एमआरएनए से ही क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। प्रोटीन का निर्माण एमआरएनए से होगा। ठीक है, चलिए एमआरएनए स्थित क्षारों का क्रम प्रोटीन में अमीनो अम्ल के क्रम को निर्धारित करता है। ठीक है, अब क्या कहा जाता है, जो एमआरएनए, अगर एमआरएनए बनाया तो यहाँ पर जैसे क्या होगा, ए होगा, यहाँ पर जी होगा, यहाँ पर यू होगा, फिर सी होगा, ए होगा, फिर यू होगा, इसी प्रकार का होंगे, इसी प्रकार के क्या होंगे, क्षार होंगे। अब क्या कहा जाता है, जो आगे के एंजाइम है वो 3 को एक साथ पढ़ते, इसी को कोडोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रिपलेट यानी कोडोन, जेनेटिक कोडोन कहा जाता है। ये तीनों को पढ़कर एक प्रकार के अमीनो अम्ल को यहाँ पर जोड़ता है, फिर 3 को आगे पढ़ेगा और एक अमीनो अम्ल को जोड़ देगा। ये अमीनो अम्ल की श्रृंखला मिलकर के क्या बनाएगी, प्रोटीन का निर्माण कर देगी, ये प्रोटीन बन जाएगा, इसी को हम प्रोटीन करते हैं। यानी अमीनो अम्ल की श्रृंखला को, पॉलीपेप्टाइड को क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, क्या बात समझ में आती है। चलिए तो देख लेते हैं। प्रत्येक अमीनो अम्ल में आरएनए पर एक त्रिक कोड है ना, 3 में पढ़ रहा है इसलिए त्रिक कोड, ट्रिपलेट त्रिक कोड होता है। इसे आनुवंशिक कोड यानी जेनेटिक कोड कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, जेनेटिक कोड कहा जाता है, जेनेटिक कोड होता है। ठीक है, किसके ऊपर है, एमआरएनए के ऊपर है, जिसके ऊपर टीआरएनए जुड़ेगा और टीआरएनए ला करके किसको खड़ा कर देगा, अमीनो अम्ल को खड़ा कर देगा। ठीक है, चलिए और क्या बच जाता है, और कुछ बचता है तो हम इसको पढ़ लेते हैं। कुछ नहीं बचता है, बस यहीं पे समाप्त होता है। थोड़ा सा बच गया, हम आपको बता देते हैं। इस प्रक्रिया में 3 प्रकार के आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, तीनों आरएनए, आर मतलब राइबोसोम के अंदर ये प्रक्रिया होती है। आप ध्यान रखें, आपको पता हो तो कि राइबोसोम का कार्य क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना, तो उसमें आरआरएनए मिलेगा। आरएनए का कार्य होता है, एमआरएनए का कार्य होता है, टीआरएनए का कार्य। इनका कार्य बहुत ही लंबा होता है, मतलब मैं आपको समझा सकते हैं पर बहुत ही लंबा लेक्चर हो जाएगा और आपके काम का इतना नहीं आएगा। तो आपके काम का इतना ही है कि आपको यहाँ तक समझना है, सिंपल सी भाषा में सिंपल सी बात को समझना है। ठीक है, सो राइबोसोम से कुछ एंजाइम प्रोटीन के कारक जो होते हैं वो भाग लेते हैं। तो राइबोसोम के अंदर प्रोटीन का निर्माण होता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए, इसी पर आपका रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन यानी अनुलेखन और अनुवादन, तीनों चीज़ जो है वो यहाँ पर समाप्त होती है। ठीक, सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।